Hello students, now we are going to discussing about the syllabus which is prescribed by the CBSE. Okay students, तो जो क्लास 11 के लिए CBSE ने जो करिकुलम यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है वो करिकुलम आप सबको पता होना चाहिए और ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये तो आपको मालूम है कि जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड फर्स्ट टर्म और बोर्ड सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम जो हैं आपके होंगे। तो 11th में और 12th में दोनों में वो सेम पैटर्न जो CBSE ने वो पैटर्न यूज़ किया है। तो उस पैटर्न के बेस पर आपको जो तैयारी करनी है, जो आपको प्रिपरेशन करनी है, वो उसके करिकुलम के हिसाब से तैयारी करनी है। तो जो फर्स्ट आपके पास जो टर्म है उसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वही सब आपको तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो CBSE का जो पैटर्न है जिसमें उन्होंने दो टर्म पर जो एग्ज़ाम लेने की जो बात कही है उसमें पहला जो टर्म नवंबर और दिसंबर में आपके पास रहेगा। द फर्स्ट टर्म इन नवंबर एंड दिसंबर एंड सेकेंड टर्म इन मार्च एंड अप्रैल। तो ये जो हमारे पास दो टर्म के बेस पर जो हमारे पास एग्रीगेशन का जो उन्होंने पैटर्न इस बार यहाँ पर शुरू कर दिया है और वो भी जो आपके पास ये जो पैंडेमिक जो आपके पास कोरोना का चल रहा है उसको ये देखते हुए ये सारी चीज़ें की और इसमें CBSE ने ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से जो है हम उसे कंडक्ट करेंगे और अगर ये जो पैंडेमिक इफेक्ट आप पर रहता है तो उस सिचुएशन में किस तरह की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि टर्म फर्स्ट जो हमारे पास टर्म वाइज है, टर्म फर्स्ट में आपके पास पैंडेमिक एक्टिविटीज जो हैं वो अप्लाई रहती हैं, मतलब ये कि जो आपके पास जो स्कूल जो हैं वो आपके पास नहीं खुल रहे हैं, तब वो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो टर्म फर्स्ट है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से वो यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे। तो उसके लिए उन्होंने पूरी अपनी एक गाइडलाइन जो है वो इशू की। तो उसके लिए उन्होंने जो टर्म फर्स्ट अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल नहीं खुलते हैं, पैंडेमिक एक्टिविटीज जो आपको बनी रहती हैं, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कराएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम में वो आपके पास एक जो शेड्यूल है वो आपको पहले देंगे और फिर आपका जो पेपर है वो टाइम के हिसाब से पास वो क्वेश्चंस जो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपके पास आएंगे। और ये याद रखना है कि जो टर्म फर्स्ट जो आपके पास जो करिकुलम जो फ्रेम किया गया है उसमें टर्म फर्स्ट जो है वो MCQ बेस है। ये आपको पहले ही बताया गया है, एक बार फिर से अपने नज़र में मतलब अपने अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसमें जो आपके पास जो पहला जो आपके पास टर्म है इसमें टोटली जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस होंगे और वो आपके पास 90 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो एग्जाम में वो रहेगा। अगर ऑनलाइन रहता है तो ऑनलाइन में भी उसी तरह से आपके पास है कि एक बार अगर आपने उसे ऑन किया तो 90 मिनट में वो अपने आप ही फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आपने किया है वही आपको सबमिट करना। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपका ठीक रहेगा और अगर सबमिट करने से आपका रह जाता है तो फिर वो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि 90 मिनट में ही जो आपका पेपर है उसको कंप्लीट करना है और उसमें आपके पास जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ होंगे और साथ में उसके OMR शीट होगी। OMR शीट में जो आपके पास आंसर शीट होगी है जिसमें आपके पास ऑप्शनल जो क्वेश्चंस के आंसर वो लिखे होते हैं उसमें आपको आंसर देने हैं। ओके, वो MR शीट उसी दिन जिस दिन आपके पास पेपर होगा उसी दिन वो आपके पास कलेक्ट कर ली जाएगी और इसको कलेक्ट करने के लिए जो एग्जाम रहेंगे वो बाहर से आपके पास ऑर्गेनाइजर होंगे और अगर ऑनलाइन होता
तो ये आपको ये समझ में आना है। इसी तरह से अब आप देखें कि जो सिलेबस है वो सिलेबस की सीबीएसई ने अब डिसाइड कर लिया है और उसको डिवाइड कर लिया है और एक फ्रेम कर लिया है कि किस तरह से वो जो सिलेबस है वो आपके पास देंगे। और इस सिलेबस में उन्होंने जो उसके टॉपिक्स हैं उनके मार्क्स हैं वो भी आपके पास डिसाइड कर लिया है। अब जैसे आपके पास यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लास 11 का जो टर्म वाइज जो करिकुलम है इसमें जो ये टर्म फर्स्ट का हम यहाँ कुछ जो आपके सिलेबस में कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर जो आपके पास रहेगा। तो इसमें टर्म फर्स्ट में आपके पास जो पार्ट्स हैं उसमें उन्होंने पूरे करिकुलम को फ्रेम किया हुआ है कि पार्ट ए जो है वो आपके पास क्या है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स है। ओके, इसी तरह से जो पार्ट बी है यहाँ पार्ट बी होगा और फिर यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपके पास वो आपके पास रहेगा। और उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स के अगेंस्ट जो आपके पास मार्क्स भी हम यहाँ पर शो करेंगे और उनके बेस पर ही वो आपके पास वो आपको तैयार करना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो टर्म वाइज करिकुलम है टर्म फर्स्ट में आपके पास जो आपका पेपर होगा उसके जो पार्ट ए होगा तो पार्ट ए जो आपके पास है वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, अब इसमें जो पॉइंट आपके पास है पहला जो हमारे पास पॉइंट है इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो यहाँ पर जो मैंने किया है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन है आपके पास इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आपको समझनी है। तो इंट्रोडक्शन है तो इसमें जो आपके पास इंट्रोडक्शन का पोर्शन है तो इसमें आपके पास क्या है कि जो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है और उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स की जो रोल है वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में देखें तो वो सारी चीजें हम आपको एक सिलेबस में उसकी जो इसकी जो फोटोकॉपी है या इसके जो स्क्रीनशॉट जो आपको उसका दिया हुआ है वो हम आपको भेज देंगे। तो जिसको आपको क्या करना है तैयार करना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है स्टैटिस्टिक्स की आपको डेफिनेशन तैयार करनी है और उसके अंदर उसकी इंपॉर्टेंस आपको तैयार करनी है, उसका रोल आपको तैयार करना है। ऐसे ही उसके अंदर क्या है कि जो इसका स्कोप है स्कोप को भी आपको यहाँ पर देखना मींस द एरिया वेयर द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो आपके पास इंपॉर्टेंस है इसी के साथ साथ उसके जो एक लिमिटेशंस है उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है ये आपके पास 4 मार्क्स का, तो ये 4 मार्क्स के जो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास यहाँ पर रहेगा। फिर इसी तरह से हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो ये जो आपके पास जो सेकंड है इसका पार्ट इसमें देखिए कलेक्शन 3 इसके अंदर पार्ट है। कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है ये 3 पोर्शन है। कलेक्शन ऑफ डाटा में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा आएगा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा तो उसमें आपके पास दिया होगा कि जो आपके पास डाटा है वो उसके बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो उसमें आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा है तो इसमें डाटा व्हाट इज डाटा होगा। डाटा में भी आपके पास प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा ये आपके पास इसके अंदर पढ़ना होगा और कैसे वो डाटा को क्या करते करेक्ट हाउ द डाटा कलेक्ट। तो कलेक्शन जो है वो आपके पास होगा उसके अंदर। तो डाटा कैसे आपका कलेक्शन किया जाएगा इसी में आपके पास और थोड़ा सा इसमें क्या किया जाएगा कि इसकी जो टाइप आगे जो हम बोलते हैं जिसे आप बोलते हैं कि टाइप ऑफ डाटा के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा ये सब कलेक्शन में आपके पास होगा। तो कलेक्शन के अंदर आप देखें कि आप डाटा का जो आपके पास मीनिंग है वो आपके पास रहेगा। आपके पास यहाँ पर टाइप ऑफ डाटा आपके पास है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा आपके पास आ जाएगा, उसके जो मेथड्स हैं कैसे वो कलेक्ट किए जाते हैं और उसमें आपके पास जो सोर्सेस
कि प्राइमरी डाटा के क्या सोर्स है आपके पास, सेकेंडरी डाटा के क्या सोर्स है, वो आपके पास भी उसको तैयार करना होगा। ओके, तो इसी के साथ साथ जो कलेक्शन में आपके पास जो है, जो हमारे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इंडिया की एक बड़ी जो संस्था है जिसके अंदर NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ना होगा। तो आपके पास ये कलेक्शन का पोर्शन आपके पास पूरा होगा। तो कलेक्शन में ये नहीं केवल कलेक्शन आपके पास लिखा है, तो कलेक्शन में भी ये पॉइंट इंडिकेट कर दिए गए कि कलेक्शन में आपके पास क्या क्या आना है। तो ये जो कलेक्शन वाला पोर्शन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके अंदर जो है टाइप है, उसके सोर्सेज है, उसके इंपॉर्टेंस है, और जो एक आपके पास पॉइंट है इसके अंदर जिसे हमने कहा है कि सेंसस, क्योंकि सेंसस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेंसस ऑफ इंडिया एंड हाउ द सेंसस जो हमारे पास क्या है कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हमने यहाँ पर जो NSS के थ्रू आपके पास है, NSSO के थ्रू जो आपके पास है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में भी आपको क्या करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो आप डाटा कलेक्ट किया तो उसे हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइज का बिना समझ लेके आपको टेबल फॉर्म में उसको कैसे रखना है, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन आपके करना है, उसे डायग्रामेटिक कैसे आप उसे करेंगे। तो इसमें जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज में उसके फीचर्स आपके पास आएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह से आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो हमारे पास क्या है कि हम डाटा को कैसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसे मतलब वो एक्सप्लेन उसे करते हैं, या हम उसको कैसे हम जो भी आपके व्यूअर्स हैं या जो भी आपके लोग हैं उनके सामने हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन में आपके पास कई चीजें आपके पास आ जाती हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, जो आपके पास टेबल प्रेजेंटेशन आता है, टेबल प्रेजेंटेशन में आपके पास फ्रीक्वेंसी जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। इसी में आपके पास क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन की बात होती है तो डायग्रामेटिक जो आपके पास होता है, प्रेजेंटेशन आपके पास होता है, ग्राफिकली आपके पास प्रेजेंटेशन होता है इसमें। तो इसके अंदर आपके पास वो सारे प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें आपके जैसे कि हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, तो ये आप पढ़ेंगे। इसी तरह से जो आपके पास लाइन डायग्राम्स हैं वो आप पढ़ेंगे, टाइम सीरीज के बारे में भी हम थोड़ा कैसे उसको शो करते हैं। तो ये सब मिला के ये दोनों ही जो पोर्शन ये हमारे पास है, ये हमारे पास रहेगा 9 नंबर में आपके पास ये रहेगा, और ये इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है ये आपका 4 नंबर में आपके पास है। ओके, अब इसी तरह से हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास क्या है, ये जो स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब देखिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का मींस आपके पास क्या है। टूल्स आप समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे पास के एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कोई भी मैकेनिकल अगर आपके पास है तो मैकेनिकल में आप उसको जो भी उसके टूल्स हैं उसके थ्रू आप उसको प्रिपेयर करते हैं, करेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में भी उसके टूल्स हैं कि अगर हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो किसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपके पास क्या हो जाता है, इसके डिफरेंट जो आपके पास मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अंदर आपके पास क्या जाते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाता है। तो कैसे आप उसको मतलब करते हैं, तो इसमें सारे मेथड्स में आपके पास जैसे कि अर्थमेटिक मीन है, आपके पास डिफरेंट इसके अंदर मेथड्स आ जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन्स आपके पास आ जाता है। इसमें आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन्स आपके पास आ जाता है। इसी में आपके पास क्या हो जाता है, जब हम मीन की बात करते हैं तो थोड़ा सा होकर तो इसमें मीन के साथ साथ फिर मीडियन भी आपके पास आ जाता है। उसके भी कुछ मेथड्स है। मीडियंस आपके पास हो गया। मीडियंस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियंस के बाद हमारे पास आ जाता है जिसे हम बोल देते हैं क्या, मोड। तो ये मोड भी आपके पास आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास पोर्शन यहाँ पर रहता है, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का जो हमारे पास पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, ये 10 नंबर का हमारे पास है। तो इस तरह से हमारे पास जो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो टोटल हमारे पास जो ये जो प्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ रहता है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, ये टोटल आपके पास 23 नंबर में आपके पास यहाँ
आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 23 नंबर का ये पार्ट जो ए है वो आपके पास होता है। तो 23 का आपके पास ये पार्ट आपके पास इसमें आपके पास आ गया। अब जो दूसरा पार्ट है आपके पास इसका, जिसे हम बोलते हैं, जब बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन जो हमारे पास है, तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आप उसे पढ़ते हैं। तो वो आपके पास क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें भी आपके पास इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ जाएगा। तो उसमें इंट्रोडक्शन सेम इसी तरह से 2 यूनिट आपके पास आती हैं। हम यहाँ पर उस यूनिट को यहाँ पर लिख देते हैं कि किस तरह से आप उसके अंदर यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये आपके पास जो यहाँ पर पार्ट बी, अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास पार्ट बी इसी तरह से आपके पास रहेगा पार्ट बी। अब पार्ट बी में जो है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो आपके पास आएगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तो पार्ट बी भी, इसके भी आपके पास 2 यूनिट्स में आपके पास आ रही है पार्ट बी में। तो पार्ट बी आपके पास इस तरह से इंट्रोडक्शन आपके पास रहेगा। तो उसमें आपके पास पहला जो क्वेश्चन आएगा वो किसका आएगा, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास इसी तरह से आपके पास आएगा, ये भी 4 नंबर में आपके पास आएगा। अब देखिए जब इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में आपके पास सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी कि जो व्हाट इज इकोनॉमिक्स आपके पास क्या है, और उसमें भी आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका डिवीजन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसी तरह से इसमें आपके पास क्या आता है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और जो आपके पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, उनके भी आपके पास क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। और इसी में एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ जो इकोनॉमीज होती हैं। तो इसमें टाइप ऑफ इकोनॉमीज में आपके पास जो मार्केट इकोनॉमी है, आपके पास सेक्टर प्लांट इकोनॉमी है आपके पास, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो भी आपके पास यहाँ पर आएंगे। तो ये सब मिलके ये पूरी चीजें आपके पास इसमें व्हाट इज इकोनॉमिक्स है आपके पास, और इकोनॉमिक्स में आपके पास डिफरेंशिएशन है कि व्हाट इज अ माइक्रो, व्हाट इज अ मैक्रो। तो ये माइक्रो मैक्रो का डिफरेंशिएशन, इसी तरह से आपके पास जो पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंशिएशन और टाइप ऑफ द इकोनॉमीज आपके पास आएगा। इसी में आपके पास इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी इसी में आपके पास आती हैं। तो ये सब मिलके आपके पास 4 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास है जिसका आपके पास आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये भी आपके पास ये जो दूसरा आपके पास होता है, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये भी आप जरा समझ लीजिए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये आपके पास 13 नंबर है। ये जो आपके पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है वो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर है आपके पास अब तक पूरा। और इसके अंदर जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है वो सारे तरह के हैं आपके पास। तो इसमें आपके पास आप ये समझ लीजिए कि पूरी मतलब थ्योरी है इसके अंदर के, यूटिलिटी आपके पास इसके अंदर आ गया, इसमें इंडिफरेंस कर्व आपके पास आ गया, इसमें आपके पास जो इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी में ऑफ डिमांड भी आपके पास आ जाता है, फिर इलास्टिसिटी भी आपके पास आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपके पास 13 नंबर में ये आ जाएंगी। और इसके जो सारे पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को भी क्या क्या इसमें
का क्वेश्चन तो उसमें 4 नंबर का, 9 नंबर का था और ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन था। तो इन सबको मिलाकर आपके पास ये 23 नंबर और इन दोनों को यहाँ पर मिलाकर ये 17 नंबर और टोटल अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो यह आपके पास आ जाता है, यह आपके पास मिलता है कितना 40 नंबर। तो इस तरह से ये 40 नंबर की ये दो पार्ट आपके पास आ जाती हैं। ओके, ये आपके पास कौन सा है, ये जो आपके पास जो पोर्शन दिया गया है आपके पास फर्स्ट टर्म का जो पोर्शन है ये आपके पास है। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास जो टोटल आपके पास जो होगा वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म का जो टोटल आपके पास हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके पास यहाँ पर ये 40 नंबर का ये टोटल जो हमारे पास यहाँ है वो आपके पास आ जाएगा 40 मार्क्स। और पार्ट सी इसके अंदर एक होगा, तो पार्ट सी में आपके पास जो है वो आप देखिए कि पार्ट सी जो है वो आपके पास क्या है, जिसे आपने कहा है प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास यहाँ पर पार्ट सी में रहेगा और पार्ट सी में जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10 नंबर। तो इस तरह से जो ग्रैंड टोटल जो आपके पास सिलेबस में आएगा वो आपके पास 50 मार्क्स का यहाँ टोटल आपका रहेगा। तो टोटल जो आपके पास है वो 50 मार्क्स का सिलेबस आपके पास डिस्क्राइब किया जाएगा फर्स्ट टर्म में। ओके, तो ये आपको अच्छे से करना है। थैंक यू।